है बिनु होई ना प्रीत। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ था उस पर एक ही बात कही गई कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है। भारत ने पाकिस्तान को समझाने का हर मुमकिन प्रयास किया। इसके बावजूद जब सीज़ फायर का मौका आया तब भी पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया और भारत ने इस पर सब्र लगातार बांध रखा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पर अपनी बात रखेंगे तो और स्पष्ट तौर पर देश के सामने ये बात सामने आएगी कि भारत सरकार का स्टैंड क्या रहा, क्यों रहा। इस सब के बीच में भारतीय सेनाओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह पाकिस्तान को घेरा गया, किस तरह पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया गया है और आने वाले समय के लिए उसके भीतर एक डर बैठा दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत टल जरूर गई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश दे दिया है। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब भर चुका है, इसलिए अब याचना नहीं रण होगा। सेना ने दो टूक कह दिया है कि अगर लड़ाई हुई तो पहले से ज्यादा एडवांस होगी। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये पाकिस्तान की बर्बादी के जिंदा सबूत हैं। ये आतंकी ठिकानों की तबाही के लाइव गवाह हैं। ये भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के परकच्चे उड़ा दिए, तुर्की के घटिया ड्रोन को औकात दिखा दी, चीन की फुस्सी मिसाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दे दी कि अगला वार अचूक और विनाशक होगा। अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है। सनातन के शेरों ने पाकिस्तान के कई आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जैश और लश्कर की रीढ़ की हड्डी को चकनाचूर कर दिया। भारतीय सेना के साहस के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। आसिम मुनीर की कायर सेना ने सरेंडर कर दिया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। पाकिस्तान अब कान खोलकर सुन ले, अगर गलती से फिर हमले की हिमाकत भी की तो तुम्हारी सरजमी से जिहादियों के साथ साथ आतंकी मुल्क का भी समूल नाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है, इसका इंतजार सभी कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, हमने सेना को सुन लिया, हमने बहुत सारे वर्जन्स इसमें सुन लिए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव और ये जो सीज़ फायर हुआ, इसके बाद में कई बातें आपके जहन में आ रही होंगी। बहुत मुमकिन है आज जब देश को संबोधित करें प्रधानमंत्री मोदी तो कई सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल पाएँ। तो पीएम मोदी का संबोधन है, सभी इंतजार कर रहे हैं इसका। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी बयान दे सकते हैं। इससे पहले सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने किस तरह पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है, किस तरह पाकिस्तान को आने वाले समय के लिए सचेत कर दिया गया है। और मेरे साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर सतीश शर्मा, पूरे ये जो भारत पाकिस्तान का तनाव है इसके दौरान कई बार हमारी उनसे बातचीत हुई, तो अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने इन स्थितियों परिस्थितियों को देखा। आज की जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन वो कैसे करते हैं वो उनसे हम जानेंगे। उनसे पहले रमेश, मेरे सहयोगी, मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रमेश लगातार जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पर आपको जानकारी दे रहे हैं, वो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रमेश दिल्ली से मौजूद है मेरे साथ। रमेश, सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जब संबोधित करने जा रहे हैं तो ये एक बड़ा मौका होगा। ऐसा लगता है कि एक तरह से बहुत सारे सवाल जो लोगों के मन में चल रहे हैं उनके जवाब मिल पाएंगे। आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, क्या सवाल उनके जहन में चल रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह का भाषण रहेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। हमारे साथ लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान में सीज फायर हुआ,
कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन को, और क्या आज को लगता है कि आज प्रधानमंत्री देश को जब संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे, आपके सवाल क्या हैं? बहुत बहुत आभार आपको। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, हम सबको, भारतीय सेना पे हमको गर्व है कि सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और निश्चित तौर पर पूरा देश सेना के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम मतलब आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, तो उसका कई एयरबेस तबाह किए गए हैं। तो भारतीय सेना, पूरा भारत देश के सारे युवा जनमानस साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी देश को संबोधित करेंगे, देश को जो आह्वान करेंगे, प्रत्येक नागरिक उनके साथ खड़ा है, क्योंकि यह वो समय है हम लोगों के साथ एकजुट रहने का समय। कोई मतलब विखंड का, कोई मतलब इसमें पक्ष विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। देश की जो परिस्थिति है उस समय देश में ये परिस्थिति बनी हुई है, उसमें एक साथ रहने की भूमिका एक ही। देखिए, लोगों का कहना है कि 140 करोड़ जो देश की जनता है वो प्रधानमंत्री के साथ है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल जवाब का ये समय नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता का समय है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप कुछ कहेंगे? आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मोदी हैं तो मुमकिन है। सारा देश, 140 करोड़ जनता सारा मोदी जी के साथ है, उन पर पूरा देश को भरोसा है और पूरे देश को अभी एकजुट रहने की आवश्यकता है। सवाल जवाब का समय नहीं है। जय श्री राम। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, सही कह रहे हैं हमारे मोदी जी, जो कह रहे हैं अच्छी बात है, हम भी उनके साथ हैं। देखिए, यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें बहुत उत्साह है। 140 करोड़ जिस तरह सपोर्ट किया जाता है, आप देखिए कि हर कोई प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है आज जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो किन किन मुद्दों पे बात करेंगे? कुछ नया करेंगे प्रधानमंत्री जी। हम सबको विश्वास है, पूरे भारत देश को विश्वास है कि कुछ नया होगा। आज के संबोधन में प्रधानमंत्री जी कुछ नया करेंगे जो देश हित में होगा। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। आप कुछ कहना चाहते हैं? आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से सीज फायर हुआ। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने बदला लिया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। ऐसा ही करना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे एक की बदले 10 सिर आने चाहिए उनके। ऐसा ही करते रहे, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद जी। रमेश, एक बात तो बहुत साफ है। रमेश, देखिए क्या होता है कि अपेक्षाएं जो होती हैं, राज जो होता है, शासन, ये आसान कार्य नहीं होता है। यहाँ पर जनता की अपेक्षाएं हैं, जनता की अपेक्षाओं के साथ साथ व्यवहारिक पहलुओं का ध्यान रखना है, देश की सुरक्षा का ध्यान रखना है। और सुरक्षा हर मोर्चे पर होती है, वो सीमाओं की सुरक्षा भी होती है, वो इकोनॉमी की सुरक्षा भी होती है। विंग कमांडर शर्मा भी लगातार सुन रहे थे लोगों की प्रतिक्रिया, और मैं यही चाहता था विंग कमांडर शर्मा की ज़रा आप जाने कि लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। हम जानते हैं कि पूरा देश एकजुट खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में है, और जिस तरह सेना की कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट भी दिखाई पड़ता है। सवाल यही है कि कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रहे हैं कि क्या हमने माकूल जवाब दे दिया जिसके बारे में सेना ने बताया। दूसरा, आगे क्या होने वाला है। क्या भारत ने ये जो सीज फायर माना गया है, इस सीज फायर को लेकर पाकिस्तान का बार बार इसका उल्लंघन करना और भारत का कई बार उसको समझाना, तो इतने समझाने के मौके क्यों दिए गए। ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे होंगे। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? ऑपरेशन सिंदूर का जो असली, डॉक्टर साहब, जो मकसद था वो सटीक और सीधा आतंकवाद की जड़ों पर और उनके जो भी हाइडआउट्स थे, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जो उनका सेफ जोन था, उसको तबाह करना था। इसलिए इस पर्पस को हमने 25 मिनट में ही हासिल कर लिया था। लेकिन स्थिति यह है कि जहां तक एस्पिरेशंस का सवाल है, जहां तक इस देश की आगे आकांक्षाओं का सवाल है, या मैं ये कहूं कि जो पाकिस्तान की उधारी बहुत चढ़ी हुई है, वो एक दो बार की बात नहीं है। आप जिक्र कर रहे थे कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। पाकिस्तान घड़ा नहीं है, ये एक आतंकवाद का समुद्र है, और इसको सुखाने के लिए ही अब ये धनुष उठाए जाएंगे। अभी तक हमने केवल उनको सावधान किया है और उनके एरिया को क्रिपल्ड किया है। आज जो मोदी जी बोलेंगे वो देश के लिए वो क्या कहेंगे, बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग होगा। जहां तक मैं 2 शब्दों में अगर इसको समापन करूं तो तुम विश्व स्तर के राजनेता नहीं, कोई तुम्हारा सानी है। पाकिस्तान की हेकड़ी को अब कर दिया पानी पानी है। और अगर इस मौके को हम आगे बढ़ाएं तो क्या कहेंगे, रणभेरी बज चुकी धरा पर,
एक्ट ऑफ वॉर हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। जी रणभेरी बज चुकी धरा पर क्या, क्यों और क्यों कर रहे विचार, ये मौका है नहीं मिलेगा दोबारा, अब कर दो आर पार। और एक लास्ट पूंजी पर क्या कहा है कि 75 साल से झेला इनको, अब नहीं झेला जाएगा। 75 साल से झेला इनको, अब नहीं झेला जाएगा। अगर मौका दिया हाथ से छोड़, ये भारत बहुत पछताएगा। इसीलिए एक बिंदु पर आकर हमने अपने पेन को, अपनी कलम को और अपनी गन को टिका दिया कि अब कोई भी एक्ट होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, अर्थात हम उसको सीधा युद्ध मानेंगे और उस युद्ध का जवाब अब हम युद्ध के तरीके से देंगे। अभी तक हमने युद्ध के तरीके से कोई जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को, केवल ऑपरेशंस, लिमिटेड ऑपरेशंस, सर्जिकल ऑपरेशंस ये किए हैं। इसलिए अब यह अंतिम स्थिति जहां पर आ चुकी है, अब पाकिस्तान को नोक पर रख करके पुल में मारेंगे। अब आउटर ये राजनीति, ये विदेश नीति, ये डिप्लोमेटिक नीति ये आप करते रहिए, लेकिन अब पाकिस्तान वो स्थिति है, हैवानियत पर आ चुका है। एक बार दो बार की बात नहीं है। जो कभी न करे गलती उसे इंसान भगवान कहते हैं, गलती करे मान ले उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे और न माने उसे हैवान कहते हैं। और हैवान को एक ही भाषा समझता है वो जी, केवल सजा, और सजा ऐसी जो अब देश जिस कदर चाह रहा है, टुकड़े नहीं, हम इनकी हर अब चीज विंग पे टुकड़े कमांडर करना जब चाहते आप हैं। ये बात कह रहे हैं, सचमुच में एक जज्बा आपके अंदर एक सैनिक के तौर पर भी रहा है। आपने युद्ध को बड़े करीब से देखा है। जाहिर तौर पर आप देश के तमाम लोगों की भावनाओं को रख भी पा रहे हैं। लोगों के मन में बार बार ये सवाल आता है कि क्या इसका मतलब ये है कि युद्ध की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, सीज फायर का मतलब क्या है और सीज फायर के उल्लंघन के मायने क्या हैं, जैसे बहुत से सवाल हैं। कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन रमेश जो हैं वो लगातार जो है रिपोर्टिंग के जरिए हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। रमेश, मैं एक बात ये भी जानना चाहूँगा, अगर लोग होंगे तो उनसे पूछे, नहीं तो आपका भी गहरा अनुभव है, आप ये बताएं मुझे कि अभी तक जहां पर आकर ये पूरी सिचुएशन टिकी है, सीज फायर तक आकर, और सीज फायर के बाद में हमने देखा जो एक सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, यहां तक के बाद में लोगों की अपेक्षाएं कितनी संतुष्टि या असंतुष्टि के भाव के बीच में है? देखिए, लोगों से मैंने बात की, मैं कैमरा से कहूँगा कैमरा उठाएं। लोग अब जा चुके हैं, कुछ लोगों तो हम चलेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। युवा हैं यहाँ पे, तमाम लोग हैं, बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद की क्या स्थिति है, क्या जनता संतुष्ट है, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, बट एक्चुअली अभी रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अभी चाइना चाहता है कि वॉर हो, और ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि वॉर अगर होता है तो चाइना को एडवांटेज मिलता है, सो दैट यहाँ पे फॉरेन के, आई मीन यूएस के कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी। फॉक्सकॉन आ चुका है, अभी और पूरा का पूरा फॉक्सकॉन इंडिया में आना चाहता है। सो ये रोकेंगे उसको, उनका मेन काम वही है कि इंडिया को डेवलप होने से बचाए, तो वो रोकना चाहता है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। बहुत बड़ी बात कही कि युद्ध में स्थिति में इन्वेस्टमेंट, जो विकास है वो रुक जाता है। आप कुछ कहेंगे? ये युवा भी हमारे साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सीज फायर हुआ, तो देश की जनता, ये आप क्या सोचते हैं? मैं सर यही सोचता हूँ, जो सीज फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उसका बार बार उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं वैसे तो मोदी जी, तो ये अच्छा काम हो रहा है। तो मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे मौज ले रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट है, और वंदे भारत। जी, सेना के प्रति जो 140 करोड़ एक बात है अभी जो अभी आपने देखिए ये होता है रमेश, ये एक जब आप रैंडम किसी से राय लेते हैं ना, तो आपके पास बड़ी सच्ची राय आती है। वो राय आती है जिसके बारे में लोग लगातार बात कर रहे होते हैं, जो लोगों के दिल में चल रहा होता है। तो यहाँ पर बड़ा बैलेंस व्यू रहा, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे वो मीडिया से समझ रखता हो या अपने अपने विषय की वजह से उसके अंदर वो समझ विकसित हुई हो, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स को बड़े अच्छे से जानता है, नफ़ा नुकसान वो बड़े अच्छे से आकलन
कर लेता है। और विंग कमांडर शर्मा, देखिए आप यहाँ पर रेंडमली एक आम भारतीय है उनसे बात होती है और निश्चित तौर पर वो किसी ना किसी सेक्टर से जुड़े होंगे, लेकिन जब वो बताते हैं तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वो भी इस बात का भान रखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिससे पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है, लिहाजा वो हमेशा डिस्टेबल करना चाहता है भारत को, हमेशा ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि हमारा फोकस शिफ्ट हो जाए। और कुछ कुछ चाइना की ये सोच है, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है। बहरहाल इस पर आपका क्या विचार है कि सेना का शौर्य भी रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहे? देखिए, हम डॉक्टर साहब दोनों ही चीजों पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाज पर जब कौवा चोंच मारता है पीछे, तो बाज अपनी हाइट बढ़ा देता है और ऐसे लेवल पे ले जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए कौवा वहां अपने आप गिर करके मर जाता है। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल ऐसी ही करनी चाहिए, हो भी रही है। जिस तरफ आज हम बढ़ रहे हैं और जिस मुस्तैदी के साथ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आज इंडिया की वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। और जहां तक एक जो अभी आपके माध्यम से जो मिल रहा था, एक हमारे भारत का नागरिक, संजीदा नागरिक की तरह से जो बात किया, ये हमारे को फायदा होगा। अमेरिकन कंपनी जो चाइना से अब इंडिया की तरफ आ रही हैं, उनको हम पूरा ग्राउंड दे पाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि ये पूरा जो पाकिस्तान है, ये पूरा का पूरा एक आतंकी है और इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए आप देखिए, हमारे पास 3 बिंदु हैं अभी जिन पर प्रधानमंत्री जी बात कर सकते हैं, पूरा देश भी जानना चाहेगा। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारे सर का टुकड़ा है, वहां दबा के बैठे हैं। बलूच, जो इतने इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। और तीसरा, ये आतंकवाद जो थोपा जा रहा है बकरा किस्तों में, इन सब के लिए यही है, ये पाक पूरा आतंकी है और हिंद पर करता हमला बार बार पीओके कब से बंधक है। बलूच भी रहे पुकार, बलूचों को आजादी दो, पीओ पर करो अधिकार, ये मौका फिर नहीं आएगा, अब पाक का कर दो बंटा ढार। ये जो हमने अपनी बिंदुओं को, अपनी भावनाओं को, अपने देश के शौर्य को और समर्थ को, जो स्थिति को जितने ज्ञान से और जितनी समझ से हमने ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किया है, डॉक्टर साहब, ये बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सटीक दोनों तरफ की समझदारी का परिचय दिया है इस देश ने, देश की सेनाओं ने और देश के नेतृत्व ने। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें अब नो टॉलरेंस नीति पर आना होगा, जीरो टॉलरेंस नीति पर आना होगा, जिसमें अब हम बिसात नहीं बिछाएंगे, अब हम सीधा वार करेंगे और इनके हर हरकत को जहां से भी आए, इनको मौका नहीं दिया जाएगा। जो इस बार इन्होंने 12-12 दिन, 10-10 दिन हम इनको वार्निंग देते हैं कि ये कुछ करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये हमें आतंकवादी सौंपेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब हमने अपनी सब्र सीमा को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और तभी ये चौपाई आई है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये केवल एक ही लैंग्वेज को समझते हैं और वो लैंग्वेज युद्ध की लैंग्वेज होती है, वार की लैंग्वेज होती है। वार की ये लैंग्वेज होती है, किल द एनिमी, विन द वॉर। जी, जय हिंद। जय हिंद। विंग कमांडर शर्मा, आपका जोश और आपकी बातें, मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में कि आम भारतीय की भावनाओं को भी सामने रखती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस विषय पर, ख़ास तौर पर तब जब सीज़ फायर के बाद लोगों के जहन में सवाल है वर्तमान स्थितियां क्या हैं, क्या मायने हैं कि अब आतंक की एक और चोट हुई तो इसे युद्ध की घोषणा मानी जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशन की बहुत सारी बातें होती रहीं, इस पर क्या विचार रखते हैं इसका भी इंतजार रहेगा। विंग कमांडर शर्मा, आपका धन्यवाद। रमेश मेरे साथ बने हुए, अनुज भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनुज, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हों तो मैं चाहूँगा कि प्रतिक्रिया, अभी रमेश ने बात कराई, दिल्ली के कई लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपेक्षाओं को रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, वर्तमान स्थितियों पर लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, ज़रा सुनना चाहेंगे।
बिल्कुल, जिस तरह से सेना प्रमुख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कई सारे मुद्दों को बताया गया, जिसमें कि 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया, साथ साथ जो पाकिस्तानी एयरबेस थे उनको भी नस्ता नाबूद किया। और जो आखिरी में जब साइन ऑफ हुआ तो हनुमान की चौपाइयाँ भी सुनाई गई और किराना हिल्स के बारे में, जो क्योंकि न्यूक्लियर साइट है, क्या उस पर भारत ने अटैक किया कि नहीं किया, तो हालांकि इसके ऊपर लेकर बातें कही। पर लखनऊ की जनता से बात लेते हैं, लगातार पीसी हो रही है, सेना प्रमुख लगातार बातें कर रहे हैं, आतंकवाद के जो शिविर थे उनको मतलब निशाने पर लिया गया और रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जी रात को 8 बजे संबोधित करेंगे। वो तो हमेशा संबोधित करते आए हैं। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि जो देश के साथ जो इस पूरे घटनाक्रम का जब पटाक्षेप आप करेंगे, पूरे शुरू से लेकर के और अंत तक की पटकथा भारत की अगर बिंदुवार आप एनालिसिस करेंगे, तो कोई भी एनालिसिस करने वाला व्यक्ति हैरत में पड़ जाएगा कि इसका हेड से लेकर के टेल तक जब आप बिंदुवार जब व्याख्या शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि नेतृत्व का कभी इस पूरे से बात कर लेते हैं। आपका क्या है, सेना प्रमुख जिस तरह से पीसी की और राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और कई बातें करी, पाकिस्तान जिस तरह से हमले किया, काराना हमले किया, उसका मुंहतोड़ जवाब सेना ने दिया है और एयरबेस को भी ध्वस्त किया है। नहीं, वो आपको बता दें, जो सीज फायर हुआ उसी पे बात चल रही है और अभी शाम को सेना को फ्री हैंड दिया गया। सेना अपने हिसाब से माकूल जवाब देगी पाकिस्तान को। और किसी आप देख लीजिए, 8 बजे आपको संबोधन में यही प्रधानमंत्री कहेंगे, हमें किसी और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है पीओके हमारा है, पीओके के काले हम बात नहीं करेंगे। सिंधु घाटी का जो हमने बंद किया, सिंधु नदी का, उस पर हम बात नहीं करेंगे। और रही बात अगर जब और हम तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं करेंगे, देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, पीओके लेके रहेंगे। ये 8 बजे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो लखनऊ की जनता को ऐसी उम्मीदें हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? और देश की सेना ने जिस तरह से पीसी करके पाकिस्तान की जो झूठ थे, भ्रामक खबरें थी, उनको भी एक्सपोज किया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के 8 बजे के उद्बोधन का हम लोग इंतजार करेंगे, स्वागत करेंगे। हो सकता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर की घोषणा करके देश को चौंकाया है, आज रात से पुनः पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को और आतंकवादियों को मट्टी में मिलाने तक के लिए निर्णय लेंगे। और सरकार सेना को आदेश करेगी कि अपने मोरल को हाई रखिए और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करिए, मिट्टी में मिलाने तक समाप्त रखिए। जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपराध को मट्टी में मिलाने का काम किया, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और शायद देश को यही उम्मीद है कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि जब तक पाकिस्तान का एक एक आतंकवादी मट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा, तब तक सेना का मूवमेंट जारी रहेगा। जी अनुज, आप बने रहे मेरे साथ, आप अनुज बने रहे। मैं कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया लूंगा। मेरे साथ सूर्य प्रकाश तिवारी जी, जो कि आईजी बीएसएफ रह चुके हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और उनसे कई बार उनके एक्सपर्ट कमेंट्स हम कार्यक्रम के दौरान लेते रहे हैं। रमेश भी मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश, अनुज, आप दोनों बने रहें। लेकिन तिवारी सर, आज जो 8 बजे का संबोधन है, उसका बड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। हमने जिस समय युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई थी, जिस समय हमले हो रहे थे, हम हमलों का जवाब दे रहे थे, उस दौरान भी बात की। और अभी सीज़ फायर के बाद की परिस्थितियों पर, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया पर जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। इन हालात को, वर्तमान हालात को पर आपका दृष्टिकोण क्या है? और दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए प्रवीण जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। भारत ने एक शॉर्ट एंड स्वीट ऑपरेशन के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसको लेके आज प्रधानमंत्री जी खुलासा करेंगे। पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है और प्रधानमंत्री जी किस तरह से पाकिस्तान को घुटने पर लाए हैं, मुझे आशा है जरूर देशवासियों को कुछ न कुछ बताएंगे, ताकि उनको पता लगे कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। परसों जब सीज फायर हुआ था, तो थोड़ा मैं जब लखनऊ में घूम रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों को एक सरप्राइज सा था कि अभी तो भारत को बहुत ज्यादा कुछ करना था और आगे बढ़ना था। तो हम लोगों के दिल में भी आ रहा था कि नहीं, क्या होना चाहिए था और कुछ होना चाहिए। जोश बहुत इतना ज्यादा बन गया था कि मिट्टी में मिला देंगे का जोश हर एक आदमी चाहता था कि खुद पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाए और सबको मिट्टी में मिला दे। लेकिन देश शासन नीति से और डिप्लोमेसी से चलता है, और जो भारत सरकार ने जो अपना एम निर्धारित किया था
उसको बखूबी एम ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि एम प्लस ले गए इस बार हम लोग। थोड़े से 3 दिनों के ऑपरेशन में हमने ये दुनिया को बता दिया कि जो दुनिया का कोई भी परमाणु नहीं कर सकती, वो भारत कर सकता है। जो पाकिस्तान की गीदड़ भभकी लगातार चलती रही कि हमारे पास 1 किलो से लेके कितने बड़े बड़े तक परमाणु बम है, सब धरे के धरे रह गए। भारतवर्ष ने अपनी मिसाइल अटैक करके पाकिस्तान के गढ़ में जहां न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, वहां जाके उनको झकझोर दिया और उनके दरवाजे पे दस्तक दे दिया कि अगर तुमने थोड़ी सी भी अगर कुछ और करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे और तुम्हारा गला पकड़ लेंगे। पाकिस्तान इस चीज को बखूबी समझा और देश, मैं देख रहा हूँ देश का जनमानस पिछले 2 दिनों में इस चीज को समझ रहा है कि हमने जो चाहते थे, पाकिस्तान का सफाया हमारा देश का एम नहीं था। आतंक के खिलाफ शुरू हुई जंग जो है निर्णायक मोड में पहुंच गई। पाकिस्तान का आतंकवादी देश में, प्रवीण जी, पहली बार ऐसा हुआ कि अपने आजादी के बाद से हम केवल एलसी तक अपने को कंसंट्रेट करते थे। अगर बॉर्डर सीमाओं की बात करें, जो डेलिनेटेड और डिमार्केटेड बॉर्डर्स है, उसके ऊपर हम जम्मू के ऊपर थोड़ा सा कभी कभी फायरिंग वगैरह होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह पंजाब में 1 नहीं 2 नहीं 4 अड्डों पे, और वो भी 100 किलोमीटर घुस के हमने जो ये प्रहार किया है, उससे पाकिस्तान का दिल जो पंजाब है उसको वो ब्लीड कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो पंजाब के ऊपर लोगों का भरोसा है, पंजाबी दे आर रूलिंग द पाकिस्तान, पंजाबी जनरल, पंजाबी एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाबी एवरीथिंग। नाउ पंजाब पे चोट करके आपने बता दिया कि हमारे लिए पंजाब कुछ नहीं है, वहां के जनरल कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरह कराची तक हम पहुंचे, नेवी ने पहुंचाई थी, जिस तरह सीमा सुरक्षा बल ने अपना शौर्य दिखाया, जिस तरह इंडियन आर्मी ने अपना शौर्य दिया, और एयर फोर्स के लिए तो जितनी बातें की जाए प्रवीण जी, हमारे पास शब्द नहीं है। मैं तिवारी सर आपके पास आऊंगा दोबारा। रमेश के पास भी मुझे जाना है, वो भी थोड़ा, क्योंकि लगातार इसको कवर कर रहे हैं तो उनको जानकारियां हैं क्या कुछ चल रहा है पॉलिटिकल विंग में। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से भी एक बात कहना चाहूँगा। दरअसल जब भी इस तरह की स्थितियां बनती है तो इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो छद्म रूप से बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर या सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते हैं। उनका मकसद बड़ा स्पष्ट होता है, उनके बड़े छुपे हुए कुछ जो है मकसद होते हैं, खुलकर ये सामने आते हैं ऐसे समय पर, लेकिन ये लोगों को भ्रम में भी डालते हैं। उदाहरण के लिए कि इसका इंटरवेंशन हो गया, चाइना ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, भारत चीन अमेरिका के संबंधों में इस तरह की स्थितियाँ, जैसी बहुत सारी एनालिसिस और फर्जी बातें आपको देखने सुनने को मिलेगी। आप विश्वास करिए, भारत ने पहले ही क्षण जब अपना पहला अटैक किया था, 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया था, तब लिखा था भारतीय सेनाओं ने, न्याय मिला, जय हिंद, यानी बात खत्म हो गई। वी डोंट वॉन्ट एस्केलेशन, हम किसी तरह से युद्ध को बढ़ावा देना नहीं चाहते। भारत की बिल्कुल साफ नीयत थी, यानी कुल मिलाकर हमारा ऑपरेशन उसी दिन पूरा हो गया था। इसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि उनको वहां पर जवाब देना था, उनकी अपनी आंतरिक सियासत थी, एक झूठे अहंकार की लड़ाई थी। लेकिन भारत ने जब उसका पलटकर जवाब दिया तो मारा मारा भागा भागा इधर उधर गया है। उसके बाद सीज फायर के लिए कहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इज्जत करता है, उनको मान्यता देता है, दोस्ती में बिलीव करता है, इसीलिए भारत इस इंटरवेंशन को कुछ हद तक माना है। लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार कुछ होता है तो यह समझ लीजिए कि यह युद्ध का आगाज, ये सबको समझा दिया गया, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। रमेश, इसके बाद में हमने देखा था किस तरह विपक्ष पूरा साथ में खड़ा है, लामबंद खड़ा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। मैंने जितनी प्रतिक्रियाएं अभी तक सुनी हैं, सभी लोगों का, जो आपके साथ जुड़े, अनुज के साथ जुड़े, सभी का मानना है कि वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ में और सेना की कार्रवाई से खुश हैं। अभी आप भारत के आंतरिक मामलों को, आंतरिक परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव शुरू हुआ, उसके पहले यहां पर राजनीतिक तनाव भी उसी स्तर पर था। बिल्कुल, आप देखिए कि जब इस तरह की जब भी कोई स्थिति बनी है तो पूरा देश एक साथ हो जाता है, सारी विपक्षीय पार्टियां जो हैं वो एक साथ होती है। राहुल गांधी खुद मंच पर आए, उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर। और आप देखिए ओवैसी जैसे नेता कितने अच्छे बयान देते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को लताड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम बना, उसी का नतीजा है कि आज भी आप देखिए कि जिससे बात हुई, हर व्यक्ति ने मोदी सरकार की और सेना की तारीफ की। पर आप देखिए कि विपक्ष के कई सवाल भी है। विपक्ष चाहता है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करें। साथ ही साथ एक विशेष सत्र की भी विपक्ष ने मांग की है, जिससे कि
वो अपने सवाल रख सके जिसका कि सरकार जवाब दे। देखना होगा कि सरकार इस पे क्या सोचती है, क्योंकि अभी जो माहौल है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। भारत अभी सीज फायर से निकला है और सेना अभी भी अलर्ट मोड पे है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा किस तरह सेना के जो अधिकारी थे वो कहे कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और वो पाकिस्तान के हर जवाब का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत खत्म हो गई है। दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बात की है। इस मुलाकात का बड़ा इंतजार किया जा रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हॉटलाइन पर हुई। सीज फायर के बाद ये पहली बार बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। अच्छा, ये बातचीत इसलिए आवश्यक थी क्योंकि औपचारिक तौर पर दोनों ही देशों के डीजीएमओ आपस में बात करें और क्या युद्ध को लेकर जो हालात बने हुए थे सीमा पर, उसको लेकर दोनों देश अपने अपने स्टैंड को आपस में बात करके स्पष्ट करें कि बिना किसी मध्यस्थता के। पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये मुख्य बात है। इस मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह आपको ज्यादा जानकारी देंगे। अजीत, और क्या बातचीत हुई है? देखिए, अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत की तरफ से भारतीय सेना के डीजीएमओ राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला दोनों ने 5 बजे से बातचीत की। लगभग 40-45 मिनट तक ये बातचीत हुई और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने भरोसा दिया है कि भाई उसकी तरफ से सीज फायर का वायलेशन नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है दोनों डीजीएमओ के बीच में कि अब पाकिस्तान जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खास करके एलओसी के पास जिस तरह से हैवी सेलिंग कर रहा था बॉर्डर के एरियाज में, और जिसमें 16 नागरिकों की जान गई थी, कुछ सैनिक भी हमारे उनको शहीद हुए थे, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि वो अब सीज फायर वायलेशन नहीं करेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोनों पक्षों को राहत है कि दोनों पक्षों की सेनाएं अब सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगी, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी ऑफिशियली प्रवीण जी अभी अब से कुछ देर बाद शायद सेना की तरफ से इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उसका अपडेट लेते रहेंगे। मेरे साथ आईजी बीएसएफ रह चुके सूर्य प्रकाश तिवारी जी भी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर उन्हें ज़्यादा गहरा अनुभव होगा, थोड़ा और प्रकाश इस खबर पर डाल पाएंगे। तो तिवारी सर, ये जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई है, इसके मायने, इसका इम्पोर्टेंस, और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से कहना कि हम सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, इस बात का महत्व, और क्या इसके आगे और कुछ लिखित ऐसे अनुबंध भी होते हैं या यहाँ तक स्थितियाँ रहती कि दोनों की हॉटलाइन पर बात हो गई पर्याप्त है? देखिए, जब स्थिति हार्ट होती है जैसे अभी चल रहा, तो अभी अगर हॉटलाइन पे बात हो गई तो उसी को मान लिया जाता है, उससे रिकॉर्ड हो जाते हैं दोनों तरफ। ये चीजें हम एग्रीमेंट की है, एक दूसरे को बता दिया जाता है कि दिस इज दी कंक्लूजन वी आर डिराइविंग, और दोनों लोग एग्री कर जाते हैं। लेकिन पिछली बार के बाद से जब 10 तारीख को हुआ था कि सीज फायर होगा, पाकिस्तान ने 2-3 घंटे के अंदर उसको वायलेट किया था। तो अभी तो डिटेल नहीं है, बट संभवतः जो हमारा अनुभव है, जिस तरह हम लोग अपने नोडल अफसर लेवल पे बात करते थे, उनको जम के लताड़ा जाता है कि ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं, इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि डीजीएमओ, हमारे डीजीएमओ ने उनको काफी लताड़ा होगा कि आप ये ठीक नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो आपको इसका परिणाम क्या होगा। और ये परिणाम अभी तो पाकिस्तान को भी पता है। दूसरी चीज, अभी पाकिस्तान को अपना फेस सेविंग भी करना है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो 10 तारीख को अनाउंस किया कि हम सीज फायर कर रहे हैं, और 3 दिनों बाद, 3 घंटे बाद जो उसका वायलेशन किया, एक जगह नहीं कई जगहों पे, उससे उनकी पूरी उनकी गंभीरता, उनका अपना कैरेक्टर, उनका अपना डीएनए जाहिर हो गया कि ये फोर्स ऐसी है, ये देश ऐसा जिसके भरोसा बहुत नहीं किया जा सकता। हम तो जानते ही थे, भारत की फौज जानती है, हम तो तैयार ही थे। पूरे विश्व को जो बड़े बड़े क्लेम हो रहे थे उनको भी लग गया कि हम इसको जल्दबाजी में कोई चीज पाकिस्तान को लाइन पे नहीं ला सकते, इसके लिए टाइम लगेगा इसको टीम करने में। और अब भारत सरकार का प्रयास, मेरा ख्याल वही होगा कि इनको किस तरह से चारों तरफ से घेरा जाए, और घेर के इनको जिस तरह भी। जी हाँ, और उसमें मुझे लगता है कि जो संवेदनाएं हैं, जो लोगों में आक्रोश है, उसका जवाब तो बहुत हद तक प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में मिलेगा, क्योंकि इमोशन भी एक चीज होती है। हालांकि जंग इमोशन से नहीं लड़ी जाती है। बहुत क्विकली अनुज, फटाफट, आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, रमेश के आसपास भी लोग मौजूद हैं, तो जरा वो लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे, उनकी बात सुनवाएं हमें।
अभी पाकिस्तान में भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं, वहीं रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे भी हमले किए गए। बताया जा रहा है आसिम मुनीर वहीं छिपा था, फिर उसके छुपने बाद सुरक्षित एयरबेस की तलाश में। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। और क्या लगता है कि आपको क्या उम्मीदें हैं, और जिस तरह से झटके पे झटके मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है पलट के वापस आना, और पाकिस्तान पर भूकंप के झटके मिल रहे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश को 8 बजे संबोधित करेंगे, और प्रधानमंत्री जी जितनी बार 8 बजे संबोधित करते हैं निश्चित ही जनता को कहीं ना कहीं से परेशानी झेलना पड़ता है। आज 8 बजे उम्मीद है कि भारत सरकार भारतीय जनता की जनमानस के हितों का और जनमानस की भावनाओं का कदर करते हुए जो भी निर्णय लेगी वो पाकिस्तान के विरुद्ध लेगी। क्या लग रहा है 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे? हाँ बिल्कुल करें, मगर हम उनके मन की बात नहीं सुनना चाहते। हम विपक्ष के साथ उनकी एक वार्ता होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। लखनऊ के लोगों का कहना, आपका क्या है रिएक्शन बताइए? देखिए, निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय लेने के लिए भारत के 543 जो सांसद हैं उन सबके साथ वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि ये अपने क्षेत्र में जा करके जनता को बता सकें कि युद्ध विराम क्यों हुआ या आगे युद्ध करना है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री तो अपने भाषण में देश के नाम। आपको क्या कहना है? देखिए, हमारे भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनका 55-60 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस हो चुका है। हर पद पर वो रहे, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो अपने दिमाग से और सोच बूझ के पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर काफ़ी जो है भरोसा है। वो जो है खरा जनता के प्रति उतरेंगे, और विपक्ष का रह गया है। विपक्ष तो हमेशा लाशों पर राजनीति की है लाशों पर राजनीति की है। तो ऐसे में लखनऊ की जनता को उम्मीद है कि 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फटाफट रमेश के पास चलते हैं। रमेश, आपके साथ भी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि लोग लगातार देश के 140 लोग भारत सरकार के साथ है। क्या लगता है आपको, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ, और उसके बाद जो संघर्ष विराम हुआ, उसके बाद अब आज प्रधानमंत्री 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे? 2 लाइनें में मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आतंकियों का तो हो गया इलाज, आतंकियों का तो हो गया इलाज। मैं एक फिर से कदम बढ़ा हूं कि अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है, और आतंकियों का तो हो गया इलाज, अब देश के गद्दारों का इलाज होना बाकी है। और आज मोदी जी जो संबोधन करेंगे वो बहुत ही आश्चर्यजनक संबोधन होने वाला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो जब पाकिस्तान ने जो है शुरुआत करी और हमारे यहाँ का सिंदूर मिटाया और कहा जाके मोदी जी को कह देना, मोदी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद में हमारे यहाँ की 2 ही बेटियाँ गई थी जिन्होंने वहाँ धाएं धुई धुप करके चली आई, उन्होंने भी बता दिया कि वैधव्यता क्या चीज़ होती है। ऑपरेशन सिंदूर में तुमने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर। भावनाओं को भी हम देख रहे हैं, भावनाओं का एक ज्वार है। अब इसमें एक मैसेजिंग होती है, सही इन्फॉर्मेशन भी जो है वो लोगों तक जाएगी, और प्रधानमंत्री मोदी तस्वीर को साफ करेंगे। एक बात साफ है कि लोगों में अपेक्षाएं बहुत है। तिवारी सर, अब चलते चलते ज़रा ये जो एक चल रहा है इन्फॉर्मेशन की दुनिया, एक हमने देखा युद्ध, आज के नए जिन्होंने शायद युद्ध ना देखा हो, युवा हों, चाहे वो पत्रकारिता में हों, चाहे इंटरनेट सोशल मीडिया पर हों, जिन्हें युद्ध की स्थितियां ना पता हो, और आज के दौर में जब इस तरह की स्थितियां बनी तो आपने देखा इंटरनेट, ये सोशल मीडिया का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ या गलत इस्तेमाल हुआ। बहरहाल इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस पर भी अब विचारने की ज़रूरत है, या इसके आधार पर भी रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के समक्ष यही है कि जिस तरह आपने रक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाया, उसी तरह साइबर स्पेस के लिए भी हमको बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जितना लोगों की सोशल मीडिया पे रीच हो रही है और पाकिस्तान की जितना महारत है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने पे, सर्टेनली उसका लोगों के दिमाग पे और एक प्रतिकूल प्रभाव है। लोग पाकिस्तान के झूठ के कुछ लोग साथ हो जाते थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एआई की मदद से तैयार किए वीडियो ऐसा लगता था कि एकदम सही वीडियो है। बड़े बड़े चैनलों को उन्होंने फेक करके इस तरह किया। तो अभी आज के डेट में जिस तरह से मैंने जो कहा कि जिस तरह हमारी सीमाओं की सुरक्षा की जा रही है, तो साइबर स्पेस को बहुत जरूरी है कि इसको अंकुश लगाया जाए, एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, और दूसरा जो सोशल मीडिया है इसको स्कैन करने की, इसमें रेस्ट्रिक्शन की, या कैसे इसको ऐसे कंटेंट जो आ रहे हैं जो देश के खिलाफ जा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन को बढ़ावा दे रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को चला रहे हैं,
उसको हमको कंट्रोल करने की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। ये जी। टेक अवे है हमारे 3 दिन 4 दिन के इसमें बाद कोई दो राय नहीं है सर कि इस बार जो हालात बने उसने हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर किया है। लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, आप मिस इन्फॉर्मेशन को आगे मत बढ़ाइए। दूसरा, ये सारी चीज़ें जैसे सेना का कार्य कर रही है, सरकार का कार्य कर रही है, और विश्वास रखिए दोनों ही अपने अपने स्तर पर बहुत सक्षम हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली सरकार के तौर पर हमारी सरकार को देखा जाता है, लोकतंत्र को देखा जाता है, हमारी सेना की शक्ति को भी ऐसे ही पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। तो इस पर कोई संदेह की बात नहीं है। जहाँ तक आंतरिक राजनीति, AI का इस्तेमाल और मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने का खेल है, इस पर रोक लगना चाहिए, खासतौर पर ऐसे संवेदनशील समयों पर। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो 8 बजे भाषण होगा उसमें क्या क्या बातें निकल कर आती हैं, और मुझे लगता है कि एक विस्तृत भाषण होगा जिसका इंतजार लखनऊ, दिल्ली ही नहीं देश के हर हिस्से में हो रहा है। तो तिवारी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश, अनुज, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। जय हिंद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। लगातार इस बड़ी खबर का पल पल का अपडेट जारी है।